देखो बेटा, इससे पहले हम रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी भी पढ़ चुके हैं और ग्लाइकोलिसिस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। मेन स्टेप हमने देखे थे कि ग्लाइकोलिसिस है और क्रेब साइकिल है और उसके बाद क्या था, ईटीएस। ये मेन 3 चीजें देखी थी हमने एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन के अंदर, या ऑक्सी श्वसन जिसे आप कहते हो हिंदी में, उसमें। अब अगर आप देखोगे, हम सेकंड स्टेप पे आ गए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेब चक्र, क्रेब साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो यहां हम पढ़ने जा रहे हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब साइकिल इसलिए क्योंकि हैंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए ये क्या है, क्रेब साइकिल। अब ये होता कहां है, हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। जैसा कि हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था, वो कहां हो रहा था, नहीं, ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ी हो रहा था, हाँ, साइटोप्लाज्म में हो रहा था। ठीक है, तो अब इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन जाएगी किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। वेरी गुड, आपने सही बताया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया की ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहां से, क्योंकि ये यहां पर तो क्या था, साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म से पाइरुवेट कहां आ गया, मैट्रिक्स में। ठीक है, अब आगे का जो प्रोसेस है वो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होगा। आगे देखते हैं बेटा, यहां क्या होता है, पहले जो पाइरुवेट है, 2 चीजें हैं बेटा। पाइरुवेट को कई जगह पाइरुविक एसिड भी लिखा होता है, वही बात है जैसे एसीटेट, एसिटिक एसिड को। ठीक है, तो पाइरुवेट से एक और मॉलिक्यूल बनता है जिसको बोलते हैं, ये क्या नाम है, एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि हमने पाइरुवेट का फॉर्मूला देखा था, CH3 CO COOH, यही फॉर्मूला देखा था आपने। अगर हम इतने की बात करें, यही बात उस दिन मैंने करी थी, अगर हम इतने की बात करें तो ये कौन सा ग्रुप है, एसिटिल ग्रुप है। ठीक है, यहां पर होता क्या है, एक तो आता है कोएंजाइम ए, ठीक है, निकलता क्या है, CO2, और एक और चीज यहां पर होती है, यहां पर आता है NAD और बनता क्या है, NADH2 या H+ भी लिख सकते हो। तो ये जो फॉर्मेशन है, ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। आगे के प्रोसेस में भाग लेने के लिए एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, ये कार्बन कैसा है, ये 1 है और ये 2 है। कितने कार्बन है, ये 2 कार्बन है। ठीक है, अब आगे जो भाग लेगा वो कौन भाग लेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं, ये सारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही हो रहा है। यहां ध्यान देना पड़ेगा, इसको थोड़ा अगर आप दिमाग में बिठा लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, नहीं तो इसमें कंफ्यूज रहोगे आप। देखो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के बाद यहां जो बन रहा है वो बन रहा है सिट्रेट।
सिट्रेट कह दीजिए या सिट्रिक एसिड कह दीजिए, ठीक है। सिट्रेट के बाद बन रहा है सिस एक्कोनिटिक एसिड। आप अपनी किताब से इसे छोटे स्वरूप में याद कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बड़ा कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगर आप इसे ध्यान से यहीं पढ़ लेंगे तो नीट की तैयारी करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, यहां बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड। अब देखो बेटा, यहां पर जो आएगा वो उधर बना था, क्या बना था? एसिटिल कोएंजाइम ए। अच्छा, इसमें कितने कार्बन थे? 2। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 4। 4 और 2 कितने हो गए? 6। देखिए, ये 6 कार्बन वाला, ये भी 6 कार्बन वाला, ये भी 6 कार्बन वाला और ये भी 6 कार्बन वाला। ये होगा 5 कार्बन वाला, ठीक है। ये होगा 4 कार्बन वाला, फिर 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला और 4 कार्बन वाला। पूरा साइकिल बन गया ना। तो यहां पर ये 6 कार्बन वाला है और ये 5 कार्बन वाला है। इसका मतलब एक कार्बन यहां से निकलेगा, वो कार्बन किस रूप में निकलेगा? CO2 के रूप में। यहां से भी एक कार्बन निकलेगा, वो किस कार्बन के रूप में, किसके रूप में निकलेगा? CO2। तो 2 इस तरीके से कार्बन निकलते हैं। तो ये देखिए, 6 कार्बन, एक कार्बन निकला, 5 कार्बन, फिर एक कार्बन निकला, 4। ठीक है, ये बन गया। अब थोड़ी सी कुछ चीजें और देखते हैं। ये जो सिट्रेट है, सिट्रेट के अंदर क्या है? अच्छा, ये कौन सा ग्रुप है बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये 3 होते हैं, तो इसीलिए इसको इस चक्र का नाम, क्रेब चक्र के अलावा एक और नाम है, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्योंकि बनने वाला पहला प्रोडक्ट क्या है? सिट्रेट। और सिट्रेट के अंदर कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं? 3। ठीक है, कार्बन तो 6 है, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सिट्रेट की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, नेट पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन इसका नाम क्यों रखा गया है ये इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्योंकि बनने वाला फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? सिट्रेट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें और देखते हैं बेटा। एक तो बनता है यहां पर NAD से क्या बनता है? NADH2। एक यहां बनता है NADH2, NADH2। ठीक है, यहां क्या बनेगा? एक बनेगा ATP, नहीं बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? GTP। यहां बनेगा एक FADH2 और यहां पर एक बनेगा NADH2। इतनी चीजें आपके याद रखनी होगी।
ठीक है, अभी एक बार मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करके बता देता हूं। एक NaDH2 यहां पर, एक NaDH2 यहां पर, और एक NaDH2 यहां पर। कलर चेंज करके और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक FADH2 यहां पर बनेगा। एक और कलर चेंज करके मैं आपको चीज बता देता हूं कि एक GTP यहां पर बनेगा। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि एक NaDH2 से कितने ATP बनते हैं, बताया था ना ग्लाइकोलाइसिस में, 3। वेरी गुड, ठीक है, 3 ATP बनते हैं। अब एक नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक FADH2 से कितने ATP बनते हैं, 2। ठीक है, अगर यहां पर हम ATP का कैलकुलेशन करें, जरा देखो जरा, 1 2 3, 9 तो ये बन गए, ठीक है, 9 और 2, 9 2 11, और ये बन गया कितना हो गया, 12। तो एक क्रेब साइकिल से कितने ATP बनते हैं, 12, क्योंकि एक GTP एक ATP के बराबर होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 2 3, 3 NaDH2 बन रहे हैं, तो 3 के हिसाब से कितने हो गए, 9 तो ये हो गए। एक FADH2 से बन रहा है 2, तो कितने, 9 और 2 कितने हो गए, 11, और एक ये डायरेक्ट बन रहा है, तो ये कितने बनते हैं, 12। आपके नीट के जो एग्जाम है उसमें ये चीज भी पूछी जाती है। ठीक है, यहां पर एंजाइम के नाम भी आपको बताए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा, क्योंकि मैं इसको भारी भरकम नहीं बनाना चाहता आपके क्लास के लेवल के हिसाब से, इसलिए मैं थोड़ा सा सरल कर देता हूं। जहां भी हाइड्रोजन निकल रहा है वहां डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। ठीक है, जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वहां डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम आएगा। ठीक है, और जहां ATP GTP बन रहा है वहां क्या आएगा, काइनेज एंजाइम आएगा। थोड़ा सरल हो जाएगा जब भी आप इसको करेंगे। ठीक है, अब एक बात यहां देख लीजिए, ये पायरुवेट से ये बना था, तो यहां भी एक NaDH2 बना था ना, ठीक है, यहां भी बना था ना, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये देखो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद कर लेंगे। अगर याद नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा आपको। चलो, हम देख रहे थे, देखो आपने शुरू किया था ग्लूकोज से। ग्लूकोज से कितने पायरुविक अम्ल बन गए थे, 2 बने थे ना। ठीक है, पायरुविक अम्ल से कितने एसिटिल कोएंजाइम A बन गया थे, 2, और इससे क्या बना, एक एक क्रेब साइकिल चला दोनों से। यहां पर कितने ATP बन रहे थे, 12, यहां पर कितने बन रहे थे, 12। अच्छा, एसिटिल कोएंजाइम A से इधर भी कितने बन रहे थे, 3, क्योंकि एक NaDH2 बना ना, 3, और इधर का आपने हिसाब लगाया था कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनते समय कितने बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे बेटा, 10। वैसे 2 यूज होने वाले मैंने कैलकुलेट नहीं करे। अब जरा जोड़ो जरा, 10 और 6 कितने हो गए, 16, और 16 और 24 कितने हो गए, 40। ठीक है, कितने ATP बन गया टोटल, 40 ATP बन गए। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने ATP बन रहे हैं, 40। सारा आपके सामने है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल से भी लेंगे कि अब जो हमें देखने वाली चीज है, अभी तक आपने इतना पढ़ लिया ना, अभी तक आपने ये नहीं देखा कि NaDH2 या फिर FADH2 से ATP कैसे बनते हैं, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद आप इसे क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है, और जब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ लेंगे उसके बाद आपको यह भी समझ में आएगा कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, जो आप 10वीं कक्षा में भी पढ़ के आए हो कि प्लांट्स के अंदर तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, और एनिमल्स के अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। वो क्यों बनता है, वो बनने भी क्यों जरूरी है, फिर जब ग्लाइकोलिसिस से आपको एनर्जी मिल रही है, पायरुवेट बनने तक एनर्जी मिल रही है, तो फिर आगे का प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, इथेनॉल बनाने की क्या जरूरत है, लैक्टिक एसिड बनाने की क्या जरूरत है, वो भी हम उसके अंदर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पढ़ना जरूरी होगा ताकि उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाए। एक बार फिर से देख लीजिए बेटा,
ग्लाइकोलिसिस तक हम देख चुके थे कि क्या बन गया था, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड की स्ट्रक्चर ये है। पायरुवेट आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियम। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आने के बाद किस में चेंज हो जाता है, एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर। जब एसिटिल कोएंजाइम ए में चेंज होता है तो वहां पर क्या बनते हैं, NADH2 भी बनते हैं, एक CO2 भी निकलता है। इतनी बात क्लियर है। वहां पर एक कोएंजाइम आता है, तो ये CO2 तो यहां से निकल गया बेटा, CO2 तो ये निकल गया, और इसके साथ क्या जुड़ गया, कोएंजाइम ए। इसीलिए इस संरचना का नाम क्या हो गया, एसिटिल कोएंजाइम ए, क्योंकि ये क्या आ गया, एसिटिल ग्रुप आ गया साथ में, तो एसिटिल कोएंजाइम ए हो गया। अब एसिटिल कोएंजाइम ए जो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ मिलता है, 4 कार्बन 2 कार्बन कितने का हो गया, 6 कार्बन। ये चलते रहते हैं यहां तक। यहां बीच में एक NADH2 भी निकलता है। यहां पर जाने के बाद क्या होता है, एक CO2 निकलता है, इधर एक CO2 निकलता है, NADH2 निकलता है, फिर GTP निकलता है, FADH2 निकलता है, और आगे चलते हुए यहां पर फिर एक NADH2 निकलता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, किसके अंदर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। यहां से बहुत सारे NADH2 बन जाते हैं, और उन NADH2 से ATP बनाने का काम किसका होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सिर्फ आपको थोड़ा सा हिसाब किताब मैंने बता दिया भाई कितने कैसे बनते हैं। 40 में से 2 लग जाते हैं, शुरू में 2 लगे थे, तो 38 ATP का टोटल फायदा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से होता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल साफ स्पष्ट है। अब अपनी किताब में भी देख लीजिए, थोड़ा मुझे भी दिखा दीजिए, अगर उसमें कोई होगा तो मैं आपको इसमें और उसमें जो भी सिस्टम होगा, जो आपको याद करना है वो मैं आपको बता दूंगा।